हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का जो आपका प्रैक्टिस सेट चला हुआ है, डेली क्वेश्चंस पीवाईक्यू हम करते हैं जो हरियाणा सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही आपके दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस अन्य सभी भर्तियों के एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही आपसे हम आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और दूसरे दोस्तों को भी और दूसरे जितने भी एस्पेरेंट है विद्यार्थी उनके भी ये क्वेश्चंस काम आ सके। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए दोस्तों, और थोड़ा सा स्पीडली ये सेशन अपना रहेगा। तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज 41वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कथन ए है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने ख्रिस्कों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसका कारण आर है, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल था। तो नीचे दिए गए कूट हैं, उनसे सही जो आंसर वो इसका चयन करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। यानी कि दोस्तों ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। तो जैन धर्म अहिंसा पर बल था, जिसमें दोस्तों आप कृषि कीड़ों मकोड़ों इनकी हत्या होना जो है जो शामिल था, इसको अपनाने से इसलिए रोका था क्योंकि अहिंसा में बल, जो अहिंसा पर जो बल है यानी अहिंसा को बंद करना ही इसमें बताया गया था। दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि अत्यधिक अहिंसा में कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। ज़्यादातर अहिंसक जो थे, इसलिए जो किसान वर्ग था उनको जैन धर्म अपनाने से इसमें रोका गया था, क्योंकि किसानों के द्वारा आपसे भी जानते हैं बहुत सारे इनकी हत्या होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम जो था, इसका अभ्युदय सैनिक अभियानों से देखा जा सकता था। ये कथन ए है। उसका कारण आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो नीचे ऑप्शन आपके इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही राइट आंसर है? राइट आंसर रहेगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की व्याख्या आर सही नहीं है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है। देखिए, प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थानों को देना शुरू कर दिया था। यानी कि जो ए था वो दोस्तों बिल्कुल सही था, लेकिन जो आर है उसकी व्याख्या क्यों नहीं? क्योंकि एक ऐसा सैन्य ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ और सामंतों को पर्याप्त अधिकार यह हो गया। उन्हें व्यापारियों, शिल्पियों के संघ और अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया गया। इसलिए जो ये बी है ये इसकी व्याख्या सही नहीं है कि पर्याप्त विस्तार जो सामंतवादी हुआ था। उसके बाद अगला दोस्तों कथन ए है 43वें क्वेश्चन का, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। उसका कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत का है और अशोक ने ही कलिंग पर आक्रमण करके 261 BC यानी ईसा पूर्व इसको जीता था और मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व है। यह दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग के युद्ध का 13वें शिलालेख में जो है ना इसका वर्णन मिलता है, और सबसे ज़्यादा रक्तरंजित ये युद्ध जो ना दोस्तों अकबर के इसका काल का रहा था। उसके बाद माफ़ कीजिएगा अशोक के कार्यकाल का ये रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी जो मिलिट्री गवर्नमेंटशिप थी वो किसके व्यवहार में लाया था, यानी किसने व्यवहार में लाया था? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ए, यानी कि जो ग्रीकों द्वारा, यूनानियों द्वारा ये लगाया गया था। जो प्रथम बार भारत में सैनिक शासन यानी ग्रीक को जो यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था, सिकंदर ने भी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत जो है इसे रखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जो सिकंदर के हमले के टाइम यहाँ पे शासन था दोस्तों नंद वंश का, और सिकंदर जो अलेक्जेंडर 326 ईस्वी पूर्व यानी भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पर नंदों का शासन था, यानी नंद वंश का शासन था। तिथि क्रम की दृष्टि से इन 4 वंशों का जो ना क्रम है, पहले नंद वंश था, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया और फिर कण्व वंश रहा। यानी कि 4 जो वंश हैं इनका क्रम यहाँ पे रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक, जो होयसल मोनूमेंट्स है दोस्तों वे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो हैलीवीड और बेल्लूर, बेल्लूर आपका कर्नाटक में ये दोनों स्थान रहेंगे। तो दक्षिण भारत में ये होयसल स्मारक पाए जाते हैं।
प्रारंभ में होयसला की राजधानी वेल्लूर थी, परंतु बाद में हैलीवीड हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें कथन है हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, यानी प्रयाग में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था। उसका कारण आर है वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि दोनों ही कथन तो सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो महायान शाखा को ही नहीं बल्कि देखिएगा हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई थी, बड़ी बैठक आयोजित की थी, परंतु प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने शिवम की प्रसिद्धि के लिए किया था, न कि जो है ना दूसरा आपको देख सकते हैं महायान शाखा को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए ये किया था। चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर रहेगा राजेंद्र चोल। 1017 में संपूर्ण सिलोन, यानी श्रीलंका का पहले नाम सिलोन होता था, इसलिए जो ना श्रीलंका को 1017 में राजेंद्र चोल ने जीता था, क्योंकि दोस्तों राजेंद्र चोल के पास ही जो चोल वंश है उसके पास ही सबसे पहले और सबसे बड़ी जो ना जल सेना का गठन इनके द्वारा किया गया था, और जल सेना सबसे पहले और इन सबसे जो मजबूत इन्हीं के कार्यकाल में थी। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों आप सभी जानते हैं बौद्ध संगति यानी बौद्ध धर्म के बारे में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ये पूछा गया कनिष्क के शासनकाल में किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर रहेगा डी वसुमित्र। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कश्मीर यानी कुंडलवन के इसमें कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन इसमें हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। चारों ही बौद्ध संगतियाँ आपको याद रख लेनी है दोस्तों, बहुत ही आसान इनकी ट्रिक है, कराई भी गई है पहले हिस्ट्री क्लास में इस यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरों और टेराकोटा थी दोस्तों, इनकी देखिए मुहर थी रबड़ वगैरह की और टेराकोटा की होती थी ईंट, इनकी कलाकृतियों में निरूपण यानी नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता किस पशु का? तो राइट आंसर आपका रहेगा ए, यानी गाय का इसमें नहीं मिलता है। मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक सरंगी बैल था जिसका मुहरों पर दर्शाया गया था, यानी कुबड़ वाला बैल जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिएगा गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था, जबकि बाघ, गैंडा और हाथी इसमें थे। तो ये 4 नाम ध्यान रखिएगा, और किसी ऑप्शन को भी इनमें जोड़ सकता है जो पूछा जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। तो राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों, क्योंकि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जरूर स्थित है लेकिन अंतिम तीर्थंकर को यह नहीं दर्शाती। ठीक, अभी अंतिम तीर्थंकर को यह नहीं दर्शाती, और तीनों ही आपके ऑप्शन आपके ठीक थे। तो पहला देखिए जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जबकि श्रवणबेलगोला में जो स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है ना वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाती है। तो ये आपका पॉइंट गलत था, लेकिन अगला पॉइंट ठीक था, वहाँ जो मूर्ति श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की स्थित है, लेकिन आपका पॉइंट लास्ट वाला गलत था कि वो अंतिम तीर्थंकर जो है ना 24 में दोस्तों महावीर जैन थे, तो उनको नहीं दर्शाती बल्कि उनके अपोजिट पहले तीर्थंकर को ये दर्शाती है जिनका नाम था ऋषभदेव। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ये आपके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों पर्वन जो समारोह ना ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए ये अवसर होता था। जो पर्वन है दोस्तों, पौरन है बौद्धों का एक समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे तथा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति यानी अपने अपराधों की जो क्षमा मांगते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो मुद्रा राक्षस यानी इसकी एक कृति थी दोस्तों, पुस्तक थी, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भ संधियों के बारे में इसमें बताया गया है। विशाखदत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मुद्रा राक्षस उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान एवं शक्ति के विषय में बताता था, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पर ये जो है ना नाटक या बुक या रचना जो है रची गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बी पुलकेशिन द्वितीय ने।
हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर से प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर, माफ कीजिएगा दोस्तों, कथनों पर विचार करना। उसके बाद कथन बताना इनमें से कौन सा सही। तो दो आपके ये कथन है ऊपर, जिसमें देखिए चोलों ने पांडवों पर चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर रहेगा सी, दोनों ही कथन सही है दोस्तों। देखिएगा, जो चेल साम्राज्य था उन्होंने दक्षिण भारत, और जो यानी कि जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, जो दोस्तों समुद्र के साथ सीमा लगती है, और अपना मध्यकालीन जो है उसमें भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जीत कर साम्राज्य बढ़ाया था। और दूसरा था, जो चोल हैं उन्होंने सैन्य चढ़ाई की किसके? शैलेंद्र साम्राज्य के तहत, उसके कुछ क्षेत्रों को भी इसमें जीत लिया था। तो दोनों ही पॉइंट आपके राइट आंसर रहेंगे। चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी, यानी जो सीलोन था, जिसका प्राचीन नाम सीलोन हुआ करता था, श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया था तथा मालदीव पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार राजेंद्र चोल ने न केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियानों में भी कुछ क्षेत्रों को उसके जीत लिया था, आधिपत्य उन पर स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिगम का एक विषय था। तो शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, पहले तक क्वेश्चन यही बनता है, मृच्छकटिगम किसका नाटक रचना बुक है? तो शूद्रक ये रहेगा। इसका विषय क्या था? तो चार ऑप्शन आपके हैं, राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए। एक धनी व्यापारी की और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन इसमें रहेगा। मृच्छकटिगम मिट्टी की गाड़ी, यानी मृच्छकटिगम यानी कि दोस्तों मिट्टी की गाड़ी, इसका जो पूरा नाम रहेगा। इस तरीके से अगर इसका हम देखेंगे तो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में जो ना शूद्रक द्वारा लिखा गया ये एक नाटक था। इसमें एक युवा व्यापारी चारुदत्त था तथा उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी दर्शाई गई है, जो कि एक गणिका की पुत्री थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन कथनों पर विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, ये आपका ठीक रहेगा। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि 2 और 3 आपके ठीक हैं। जो वर्धमान महावीर की माता थी लिच्छवी, ये चेतक की नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पे देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली कुंडग्राम 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे और माता थी त्रिशल्या, जो कि लिच्छवी गणराज्य के, देखिए यहाँ पे था आपका लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। यहाँ पे देखिएगा बहन थी, पुत्री नहीं बहन। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की आपकी बहन थी, ना कि पुत्री। बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, ये काशी यानी बनारस के नरेश अशोक सेन के पुत्र थे। इनका संबंध बनारस से था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक, इन कथनों पर विचार करना, कौन सा इनमें सही कौन सा नहीं। अंतिम मौर्य शासक वीरदस्त की हत्या कर उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग ने जो ना शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगला है, अंतिम शुंग राजा देववती की हत्या कर उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व ने फिर कण्व वंश यानी राजसी शासन को हथिया लिया और कण्व वंश की स्थापना की। फिर अंध्र ने कण्व राजवंश को अंतिम शासक को पदवचित किया था। तो कौन से कथन इनमें सही हैं आपको बताना, डी, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं, तीनों ही जो मैंने आपको बताएं। क्योंकि जो इस तरीके से ही ये वंश चला था, पहले आपका मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, इस तरीके से आपका यह शासन रहा था। सभी कथन इसमें सही हैं। मौर्य शासक वीरदस्त 185 ईस्वी पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया। उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इसके अमात्य यानी कि इसके छोटे भाई लगा सकते हैं, इसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी। यानी पहले मौर्य, फिर शुंग आया, फिर शुंग की जो लास्ट शासक था उसकी हत्या कर कण्व वंश। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। इसकी हत्या 60वीं ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी और सिमुक ने अंदर जो सातवां वंश था, तरीके से बोले सातवां वंश की स्थापना इसने कर दी।
इसके बाद अगले कथनों पर विचार करना है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध सम्मति यानी परिषद का जो ना इसमें भाग लिया था। उसके बाद दूसरा है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसके बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी यानी एंटागोनिस्ट पाया। तो कौन से कथन इसमें सही हैं? आपका दोस्तों कोई भी कथन इसमें सही यानी दोनों ही गलत हैं। ये क्यों गलत हैं भी आप देखते हैं। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी न कि इसने उसमें भाग लिया था। ठीक है, न कि कनिष्क के समय आपका ये नहीं था जो आपका चीनी तीर्थयात्री फाहियान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो आपसे भी जानते कश्मीर कुंडलवन में आयोजित हुई थी। वो सुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्तों पकड़ने का। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में था, ना कि कनिष्क के समय में। तो ये पहला पॉइंट गलत हुआ आपका। उसके बाद है चीनी यात्री हेनसांग 613 से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय भारत आया था और उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया था, बल्कि हर्ष जो ना बौद्ध धर्म के साथ था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये आपके 4 पॉइंट हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा आपका सही है, कौन सा एक सही है? तो ये पूछागा तो सी राइट ऑप्शन रहेगा। प्रथम शतक यानी शतक जो पहली ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ना कलिंग का जो राजा था खारवेल, इसको जैन धर्म का जो ना संरक्षक मिला था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार अगर हम पूछे किसने किया तो ये भद्रबाहु के द्वारा जो दक्षिण भारत में किया गया था। पाटलिपुत्र जिसका कि आधुनिक नाम अभी पटना है, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। आयोजित बौद्ध प्रथम संगति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर का लाइन। जब जैन धर्म 2 भागों में बटा दोस्तों, तो जो भद्रबाहु के साथ थे नेतृत्व में थे वे दिगंबर का लाए और दूसरा था इसके अपोजिट सथलबाहु, इसके नेतृत्व में जो थे वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले का लाए और भद्रबाहु दिगंबर जो थे वे नगन थे। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, इनके अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ कर दी। तो विकल्प सी सही है क्योंकि कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया था। उसके बाद दोस्तों आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो आसान सा क्वेश्चन है, जाहिर है क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा। अगर इस क्वेश्चन का कोई दोस्तों ऐसा स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो आंसर नहीं कर पाता, तो वो मान के चलिएगा उसकी तैयारी अभी बहुत कमज़ोर है, उसको बहुत सारी तैयारी भी करनी, बहुत पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की PDF फाइल, नोट्स, लिंक वगैरह किसी भी भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वहाँ पे मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।